नमस्कार, मैं नरेश कुमार जेठिया। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एमए प्रेस के पेपर थर्ड का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। इससे पहले की क्लास में आपको फैमिली क्या होती है और इसकी विशेषता और इसके प्रकार के बारे में मैंने बताया था। तो भारतीय समाज में संयुक्त परिवार एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये एक महत्वपूर्ण इकाई है, इसलिए इसका अध्ययन करना और इसकी समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जो है भारतीय सामाजिक संरचना की एक विशेषता के रूप में ये संयुक्त परिवार का प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। और हिंदुओं के अलावा दूसरे जो धर्मावलंबी उसमें भी संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है और भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और सदियों से संयुक्त परिवार का अस्तित्व भारतीय समाज में रहा। वर्तमान समय में बहुत से कारणों से संयुक्त परिवार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं या इनका अस्तित्व कम होता जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज भी काफ़ी संयुक्त परिवार हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले संयुक्त परिवार का अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं। संयुक्त परिवार में सामान्यतः उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो एक सामान्य पूर्वज की संतान होते हैं और भोजन, पूजा और संपत्ति की दृष्टि से भी संयुक्त होते हैं। विभिन्न जो विद्वान उन्होंने संयुक्त परिवारों की बहुत सी अलग अलग परिभाषा दी है, उसमें हम बात करते हैं। जैसे IP देसाई ने कहा कि हम उस गृह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियाँ यानी 3 या अधिक के सदस्य रहते हैं और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों द्वारा संबंध हो। एक डेफिनेशन और है डॉक्टर दुबे, वो कहते हैं यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हो और उनमें निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हो और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हो, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। तो ये परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार ऐसे परिवार हैं जिनमें कई पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हों और एक ही पीढ़ी के सभी भाई बहन अपनी पत्नियों, विवाहित बच्चों और अन्य संबंधियों के साथ सामूहिक रूप से निवास करते हो, जिनकी संपत्ति सामूहिक होती है। परिवार के सदस्य भोजन, उत्सव, त्यौहार और पूजन में सामूहिक रूप से भाग लेते हो और परस्पर अधिकारों कर्तव्य से बंधे होते हैं। तो ऐसे सामाजिक समूह को हम संयुक्त परिवार कहते हैं, यानी कि जिसमें कम से कम 3 या 3 से अधिक पीढ़ी साथ में रहती हो और उनके बीच में भोजन, पूजा, निवास आदि के मामले में एकरूपता हो। ऐसे सामाजिक समूह को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार की अगर विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला है सामान्य निवास, यानी कि संयुक्त परिवार के जो लोग होते हैं उनका निवास स्थान एक ही होता है, वो अलग अलग स्थानों पर निवास नहीं करते हैं। और दूसरा है सामान्य रसोई घर। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई से बना हुआ भोजन करते हैं और उनमें जो स्त्रियों जो होती है वो रसोई के कार्यों की देखभाल करती है। ऐसे परिवार में भोजन करने की भी कुछ प्रथाएं होती है जो बच्चों के समाजीकरण में योगदान देती है कि किस अवसर पर क्या भोजन बनेगा। इसका निर्धारण भी परिवार की जो वयोवृद्ध स्त्री होती है वो करती है। सामान्य संपत्ति होती है, सामान्य पूजा या धार्मिक कर्तव्य होते हैं, रक्त संबंध से संबंधित होते हैं। परिवार का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। अधिकार और दायित्व इसमें होते हैं। देसाई कहते हैं कि संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकार और कर्तव्य से जुड़े होते हैं। परिवार में छोटा व्यक्ति बड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बड़ा अपने अधिकारों को प्रयोग करता है। बीमारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना के अवसर पर सेवा की जाती है। सामान्य सामाजिक प्रकार्य होते हैं। परिवार का एक मुखिया होता है। संयुक्त परिवार में कर्ता का मुख्य स्थान होता है। हिंदुओं में वह परिवार का वयोवृद्ध पुरुष होता है और वही विवाह, उत्सव, संपत्ति और घर के महत्वपूर्ण और बाहरी कार्यों का निर्धारण करता है। सहयोगी व्यवस्था पाई जाती है। सबके लिए और सब एक के लिए वाला सिद्धांत लागू होता है। सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण पाया जाता है, यानी कि परिवार के सदस्यों में जो होता है उनके विभिन्न पद और अधिकार प्राप्त होते हैं
और इन पदों में एक संस्तरण यानी कि ऊंच और नीच यानी उच्च या निम्न का एक व्यवस्था क्रम पाया जाता है। और तुलनात्मक रूप से ये स्थायित्व वाला एक सामाजिक समूह है। अन्य परिवारों की तुलना में ये संयुक्त परिवार जो होता है ज़्यादा स्थायी होते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त परिवार के प्रकार। तो इसमें भी सत्ता, वंश और स्थान के आधार पर पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृस्थानीय परिवार पाए जाते हैं। इस प्रकार मातृ सत्तात्मक, मातृवंशीय और मातृ स्थानीय परिवार पाए जाते हैं, यानी कि विवाह के बाद में कहाँ निवास करेंगे और वंश नाम किसके आधार पर होगा, पिता के नाम पे होगा या माता के नाम पे, और सत्ता जो होती है पुरुष से उसके पुत्र को प्राप्त होगी या माता से पुत्री को प्राप्त होगी। ये सब कुछ परिवार के अलग अलग प्रकार हैं। पीढ़ियों की गहराई के आधार पर संयुक्त परिवार का उद्धग्र प्रारूप होता है, क्षैतिज प्रारूप होता है या मिश्रित प्रारूप होता है। और संपत्ति में अधिकार की दृष्टि से हम देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से हिंदू परिवार में मिताक्षरा और दाई भाग दो भागों में बांटा गया। एक लंबे समय में संपत्ति की दृष्टि से हिंदू संयुक्त परिवार इन दो भागों में बटा हुआ था, किंतु 1956 के जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ये जो भेद है उसको समाप्त करके सारे देश में एक सी व्यवस्था लागू कर दी गई है और स्त्री पुरुषों को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार के प्रकारों के बारे में। लाभ इसके क्या हैं, इसके बहुत सारे लाभ हमको देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं संयुक्त परिवार के लाभ। इसमें शासन संबंधी है, धार्मिक कार्य है, मार्गदर्शन है, मनोरंजन होता है। परिवार के सदस्यों में अधिकता के कारण मनोरंजन सस्ती और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि परिवार में चहल पहल बनी रहती है और कोई न कोई गतिविधि होती रहती है। कभी शादी है, कभी उत्सव है, कभी और भी दूसरी गतिविधियाँ, जिसके कारण परिवार में मनोरंजन का एक केंद्र होता है। बच्चों के लालन पालन पर योगदान मिल जाता है परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा। धन का इसमें उचित उपयोग होता है। संपत्ति के विभाजन से भी बचाव हो जाता है, श्रम विभाजन हो जाता है। संयुक्त परिवार में दो आधारों पर श्रम विभाजन किया जाता है, एक तो यौन के आधार पर, दूसरा आयु के आधार पर। परिवार में पुरुषों पर बाह्य कार्य और परिवार की जो स्त्रियाँ होती है वो आंतरिक कार्यों की जिम्मेदारी होती है। और परिवार के सभी सदस्य अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कोई ना कोई कार्य अवश्य करते हैं। और ये संयुक्त परिवार जो संकट का बीमा होता है, इसमें यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर या आर्थिक रूप से कोई परेशानी हो गई हो, आर्थिक आपदा हो गई हो, तो ऐसे समय में परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग मिलता है। नेक्स्ट है संस्कृति की रक्षा। इसके माध्यम से परिवार जो संयुक्त परिवार है वो एक समाज की जो प्रथा है, परंपरा, रूढ़ियाँ हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे पहुंचाती रहती है, हस्तांतरित करती है, जिससे संस्कृति की रक्षा होती है। और संयुक्त परिवार से अनुशासन और नियंत्रण भी बना रहता है। संयुक्त परिवार में कर्ता का स्थान होता है, एक परिवार के समस्त कार्य उसी के द्वारा निर्देशित होते हैं, तो इससे परिवार के सभी सदस्य उसके नियंत्रण में रहते हैं और परिवार में क्या अनुशासन बना रहता है। राष्ट्रीय एकता और देश सेवा के अंदर भी संयुक्त परिवार का योगदान होता है और इसके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। संयुक्त परिवार व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में हिंदुओं में बाल विवाह के प्रचलन के कारण जब तक वर वधू आत्मनिर्भर नहीं होते हैं तब तक उनका भरण पोषण संयुक्त परिवार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अनाथ है, वृद्ध है, विधवा है, परित्यक्ता है, इन सब की जो शरण स्थली होती है वो संयुक्त परिवार होता है। अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की समस्याएं या दोष, यानी कि इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके कारण अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। कई लोग इसमें जो कामचोर आलसी होते हैं वो लोग संयुक्त परिवार के अंदर बाधक होते हैं। संयुक्त परिवार इसके कारण जो व्यक्तित्व विकास में बाधक हो जाता है। स्त्रियों की दुर्दशा होती है, उनको अधिक काम करना पड़ता है, उनके अधिकारों की और उनकी जो स्वतंत्रता उनकी अवहेलना की जाती है। ये कई बार कलह का केंद्र भी होता है। अधिक संतानों तो उत्पत्ति होती है। कुशलता में भी बाधक है, गतिशीलता में बाधक है, गोपनीय स्थान का अभाव पाया जाता है।
कर्ता की कई बार स्वेच्छाचारिता यानी कि मनमर्जी चलती है, ये भी एक समस्या है। और सामाजिक समस्याओं के पोषक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो भी सामाजिक कुरीतियाँ रूढ़ियाँ हैं उनका पीढ़ी दर पीढ़ी पालन किया जाता है। कर्मकांड भी ज़्यादा अपनाए जाते हैं। देश प्रथा, विधवा पर रोक, पर्दा प्रथा, जाति अंतर्विवाह, ये सारी समस्या का एक कारण संयुक्त परिवार है। शुष्क और निरक्ष वातावरण होता है, क्योंकि इसमें सदस्य संख्या ज़्यादा होने के कारण पारस्परिक जो संबंध है उसमें दृढ़ता और आत्मीयता का अभाव पाया जाता है। परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध कई बार औपचारिकता में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये कुछ संयुक्त परिवार के दोष भी हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके क्या कारण हैं। संयुक्त परिवार में आज समय के हिसाब से काफ़ी परिवर्तन होते जा रहे हैं। उसके कारण है औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति, कानूनों का प्रभाव और पारिवारिक झगड़े, परिवार के कार्यों का कम होना, महिला आंदोलन, जनसंख्या वृद्धि, यातायात संचार के साझा साधन, सामाजिक सुरक्षा, ये कुछ कारण हैं जो संयुक्त परिवार के अस्तित्व को समाप्त कर रहे हैं या संयुक्त परिवार इसके कारण परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहा है। संयुक्त परिवार से संबंधित बहुत सारे अध्ययन भी किए गए हैं, जिसके आधार पर संयुक्त परिवार की स्थिति को आंकलन किया गया है। आज के संबंध में हम संयुक्त परिवार के जो बदलते प्रतिमान हैं इसके बारे में बात करें तो इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। यानी पहले 3 या 3 से अधिक पीढ़ी साथ रहते थे, उनका आकार बड़ा होता था, किंतु अब शिक्षा के प्रसार और परिवार नियोजन के कारण जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की शक्ति के कारण छोटे छोटे परिवार बनने लगे, जिनमें पति पत्नी और उनके विवाहित बच्चे रहते हैं। और आज के समय में कर्ता की जो सत्ता है उसका ह्रास होने लगा, स्त्रियों की शक्ति में वृद्धि होने लगी है, विवाह के रूप में परिवर्तन होने लगे हैं। अब परिवार के जो वयोवृद्ध सदस्य वो विवाह तय नहीं करते हैं, बल्कि जो लड़के लड़की है अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं करने लगे हैं। और साथ में बाल विवाह की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, प्रेम विवाह, विलम्ब विवाह, ये सब कारण है जो परिवार के स्वरूप को परिवर्तित कर रहे हैं। साथ में स्थायित्व का अभाव हो गया, अस्थायित्व की प्रवृत्ति इसमें आने लगी है। पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन होने लगा है। घनिष्ठता और आत्मीयता के स्थान पर वर्तमान में औपचारिकता पाई जाती है। और सामूहिकता के तत्वों में भी कमी आ गई, जैसे कि जो सामूहिक निवास, सामूहिक संपत्ति, पूजा, सामूहिक भोजन जो महत्वपूर्ण का आधार थे वो उसमें आजकल देखने को नहीं मिलते हैं। और संयुक्त परिवार के कार्य में भी परिवर्तन आ गया। शिक्षा और सांस्कृतिक कार्य जो पहले संयुक्त परिवार द्वारा किए जाते हैं आजकल अन्य संस्थाओं द्वारा किए जाने लगे हैं। धार्मिक कार्यों में परिवर्तन होने लगा, आर्थिक कार्यों में परिवर्तन भी होने लगा। अब उनमें श्रम विभाजन जो पाया जाता है उसमें परिवर्तन हो चुका है। और मनोरंजन के कार्यों में भी परिवर्तन हो गया। अब सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, क्लब, व्यापारिक जो मनोरंजन की संस्थाओं ने ये कार्य अपने हाथ में ले लिया। अब हम बात करते हैं लास्ट में संयुक्त परिवार का भविष्य क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। तो हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार में अनेक परिवर्तन के कारण ये प्रश्न पैदा हो जाता है कि संयुक्त परिवार भविष्य में समाप्त हो जाएंगे या उनका पूर्णतः विघटन हो जाएगा। तो इस बारे में 2 मत पाए जाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है और भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। दूसरे कुछ अन्यों का मत है कि संयुक्त परिवार का विघटन पूरी तरह नहीं होकर ये रूपांतरित हो रहे हैं, नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन इनका हो रहा है। विघटन का समर्थन करने वालों का मत है कि संयुक्त परिवार का आकार छोटा होना, कर्ता की सत्ता में कमी और बहुत सारे जो परिवर्तन हैं उसके कारण इसमें विघटन के सूचक है। लेकिन भारत में जो जो औद्योगिकरण, नगरीकरण बढ़ता है, यातायात के नवीन साधनों का विकास होता है, तो संयुक्त परिवार का विघटन होगा और एकाकी परिवार उसी प्रकार से उसमें वृद्धि होगी जिससे यूरोप में हुई थी। फिर परिवर्तन स्वाभाविक नियम है, परिवर्तन लाने वाले कारकों द्वारा उसका विघटन होगा, उसे रोका नहीं जा सकता है। दूसरी ओर आशावादियों का कहना है कि आवश्यक है कि औद्योगिकरण और परिवर्तनकारी शक्तियाँ भारत में यूरोप के समान प्रभाव